नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जो हुआ तो एक ऐसी जगह पर जहां पर आमतौर पर हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, वादियों में छुट्टियां मनाने जाते हैं, यानी कि उत्तराखंड की बात मैं कर रही हूँ। हम लोग जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसी जगह पर घूमने जाया जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन पहाड़ी जगहों को हत्या का एक ऐसा अड्डा बना देते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी। वो इतना स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं कि वहां पर इस वारदात को अंजाम देंगे, ना पुलिस को पता चलेगा, ना कोई हमें देखेगा और पूरा काम हो जाएगा। लेकिन जिस केस की मैं आज बात कर रही हूं उसमें 3 लोग शामिल थे, पति, पत्नी और प्रेमी। जाहिर सी बात है, तमाम ऐसी केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर एक पत्नी अपने पति का कत्ल करती है, प्रेमी उसका साथ देता है। ये एक बड़ा ही यूं कहें कि एक आम बात अब होने लगी है, क्योंकि इतने केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं, चाहे वो सोनम का केस हो, चाहे वो मुस्कान का केस हो, वहां पर भी उन लोगों ने अपने प्रेमी की मदद लेकर अपने पति को जान से मारने की कोशिश की। यहां पर भी कुछ ऐसा हुआ, लेकिन कहानी में काफी ज्यादा ट्विस्ट था। दरअसल उत्तराखंड के कोटद्वार में 5 जून को सड़क किनारे एक अज्ञात शव मिलता है, जिसकी पहचान दिल्ली के वसंत कुंज निवासी रविंद्र कुमार के रूप में की जाती है। अब एक वसंत कुंज का दिल्ली का रहने वाला शख्स उत्तराखंड के पहाड़ों में उसका शव मिलता है। कैसे हुआ, कौन लेकर गया, क्या कुछ इसके पीछे चीजें थी, वो आपको बताते हैं। पुलिस ने इस पूरे केस को 15 दिन के अंदर सुलझा लिया था। पुलिस को पता चल गया था मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस को यह पता चल गया था किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था और इसमें मास्टरमाइंड के अलावा कौन कौन शामिल था। अब मुरादाबाद में कहानी की शुरुआत असल में यहां से होती है। मुरादाबाद में रविंद्र का एक बड़ा सा मकान था जिसे वो बेचना चाह रहा था। इसकी भी कुछ वजह थी, वो भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो उसकी पत्नी है रीना, वो इसके खिलाफ थी। तो क्या एक मकान बेचना ही इस कत्ल की वजह होता है, ये तो आपको आगे पता चलेगा। इसी दौरान रीना की मुलाकात, यानी कि पत्नी की मुलाकात, फिजियोथेरेपी के बहाने एक पेशेंट आता है और उसका नाम होता है परितोष कुमार। दरअसल ये जो महिला है, ये एक फिजियोथेरेपी सेंटर चलाती है जहां पर परितोष कुमार नाम का शख्स आता है। तो वो काफी ज्यादा वहां पर आने लगा, दोनों के बीच में बातचीत होने लगी और वहीं पर असली जड़ जमती है। दोनों के बीच में प्रेम संबंध शुरू हो जाते हैं। 31 मई को रीना ने रविंद्र को बिजनौर के नगीना स्थित प्रेमी परितोष के घर बुलाया। यहाँ पे पूरी प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। वहां शराब पिलाने के बाद परितोष ने फावड़े का इस्तेमाल किया और रविंद्र के ऊपर हमला किया, जिससे उसकी हत्या कर दी गई। फिर शव को एसयूवी गाड़ी में रखा और उस गाड़ी में डालकर कोटद्वार ले जाकर, यानी कि उत्तराखंड ले जाकर दोगड्डा के जंगल में सड़क के नीचे फेंक दिया था। इनको लगा था कि जंगल में फेंक देंगे, ना किसी को पता चलेगा कि किसने फेंका और प्रिटेंड करेंगे कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद वो नोएडा पहुंच जाते हैं, ये दोनों प्रेमी और ये पत्नी नोएडा पहुंच जाते हैं और हत्या में इस्तेमाल गाड़ी को छोड़कर फरार हो जाते हैं। रविंद्र की उम्र जो थी वो 56 थी, यानी कि जिसको मारा गया है, और रीना सिंधु की उम्र 36 के करीब थी। रविंद्र पहले उत्तराखंड के डोईवाला में किराए पर रहता था। उसके बाद रविंद्र की मुलाकात रीना से हुई थी। 2011 में दोनों ने शादी कर ली। रीना और रविंद्र के बच्चे भी हुए। परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इस बीच रविंद्र ने दिल्ली के रजौरी में पुश्तैनी जमीन बेचकर मुरादाबाद में एक 3 मंजिला घर खरीद लिया था, जिसकी कीमत 3 करोड़ के आसपास थी। यानी कि उसने पहले घर बेचा, फिर जमीन बेची, फिर घर लिया जिसकी कीमत 3 करोड़ थी। इसी घर में रीना एक फिजियोथेरेपी सेंटर चलाना उसने शुरू कर दिया था। पहली बार सेंटर पे परितोष आया था और वहां पर मुलाकात हुई और जिस दौरान उनका संबंध शुरू होता है। अब रविंद्र का जो भाई है राजेश कुमार, उसने 17 जून को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि रविंद्र 2007 में अपनी पहली पत्नी से अनबन के बाद हरिद्वार आकर रहने लगा था। यानी कि दूसरी शादी उसने रीना से की थी। वहां उसकी मुलाकात रीना से हुई, तब दोनों ने शादी करने के लिए तय किया। इसके बाद रविंद्र ने दिल्ली की पुश्तैनी जमीन बेचकर मुरादाबाद में मकान लिया और वहीं पर वो रच बस गया। राजेश ने बताया कि रविंद्र कभी कभी दिल्ली या हरियाणा भी आया करता था और परिवार से संपर्क करता था। मुरादा वाले मकान से रविंद्र को 1 लाख रुपए महीने का किराया भी आता था और वो आमतौर पर अपने बिजनेस में इन सब में बिजी रहता था। परिवार को लगा कि वो खुश है, बिजी है अपने तमाम चीजों में। लेकिन 5 जून को कोटद्वार से पुलिस का फोन आया कि रविंद्र का शव जंगल से मिला है। और आगे बात करें तो राजेश ने पुलिस को और भी चौंकाने वाले खुलासे दिए और शिकायत में काफी कुछ दर्ज करा। शिकायत में उसने बताया कि रीना ने एक बार राजेश को बताया था कि 9 मई से रविंद्र 18 लाख के चेक बाउंस केस में
गिरफ्तार हो सकता है, जिसके डर से वो बचने की कोशिश कर रहा है और जगह जगह पर घूम रहा है। उसका फोन भी बंद रहता है। रास्ते में सफर करते करते किसी का फोन लेकर वो बातचीत करता है अपने परिवार से। मगर जब पता किया तो पता चला कि भाई मकान बेचकर कर्ज चुकाना चाहता था, लेकिन रीना इसके खिलाफ थी और इसी वजह से दोनों में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब इसी के चलते दोनों के बीच में विवाद भी बढ़ ही रहा था। तो आगे क्या होता है वो आपको बताते हैं। ये भी पता चला कि रीना रविंद्र की एसयूवी से 1 और 2 जून को कोटद्वार आई हुई थी। रविंद्र के साथ ही उसकी ये एसयूवी भी गायब थी। बाद में पता चला कि रीना ने रविंद्र को बुलाकर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कराई, जब पुलिस ने पूरा केस सुलझा लिया। इसलिए वो इतनी सारी कहानियां बना रही थी कि उसका चेक बाउंस हुआ है, वो कर्जा चुकाने की कोशिश कर रहा है, तमाम चीजें सामने आई। पोस्टमार्टम में सामने आया कि रविंद्र की 2 पसलियां टूटी हुई थी, यानी कि उस पर काफी ज्यादा अटैक किया गया था। सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच के बाद पुलिस ने जब नोएडा में छोड़ी गई एसयूवी की जांच की, लोकेशन निकाली, मोबाइल डेटा निकाला, तो इन सब चीजों से अहम सबूत मिले। इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड मृतक रविंद्र की पत्नी और उसका प्रेमी है। दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यानी कि पत्नी ने, प्रेमी ने मिलकर फिर से एक और प्लान बनाया। फिर से पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी का सहारा लिया। लेकिन इन जैसे लोगों को ये नहीं पता होता जिस तरीके के कदम उठाने जा रहे हैं कि क्या ये कभी पकड़े नहीं जाएंगे। हर केस में लोगों को लगता है कि वो बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं और वो बच जाएंगे, लेकिन हाल में जो सच्चाई होती है वो पुलिस सामने लाकर रख ही देती है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ भी की गई है, तमाम खुलासे हो गए हैं। जमीन को लेकर, पैसों को लेकर, आपसी रिश्तों को लेकर ये पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया गया। तो माफिया क्वीन के इस एपिसोड में बात रीना की हमने की, पूरी कहानी बताई। अगर आप कोई ऐसा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।